हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली यूपीएससी सीएसई मेंस 2025 का जीएस पेपर 3 भी आज कंक्लूड हो चुका है। मैं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिएक्शन के साथ साथ पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस की पीवाईक्यू मैपिंग बताने वाला हूं। सोर्स कहां से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट अफेयर ओरिएंटेड हैं या स्टैटिक हैं, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 और 2027 तो आपके लिए एक्सपेक्टेड अब नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है। देखिए, मैं पूरी रिसर्च कर आया हूं, तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं ना तो आपको डेफिनेटली बहुत रिवॉर्ड और बहुत वैल्यू मिलने वाली है। मैं सिर्फ पेपर को बोर्ड पर खोल के और यूं ही डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। इट्स वेरी रिसर्च्ड, काफ़ी रिसर्च करके और इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं, ताकि आप इस थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर जीएस पेपर 3 को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो भी नए ट्रेंड के साथ। सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। हम ये पेपर है हमारे सामने 20 क्वेश्चंस एंड आई एम टेलिंग यू कि पहला इंप्रेशन जो था मेरा कि इकोनॉमी को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस आई हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्शंस आई हैं। और इकोनॉमी का पेपर इस बार पीवाईक्यू के बेस पे थोड़ा सा कम था। नए एंगल दिए हैं, कौन कौन से एंगल दिए हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किस पोर्शन से कितने वेटेज आए हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। ओके, सो एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं कि इस वीडियो में जहां पर भी मैं इजी शब्द का यूज करूंगा तो उसका मतलब ये है कि एक एस्पिरेंट जो कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है, पीवाईक्यू के एनालिसिस किया हुआ है और आंसर राइटिंग किया हुआ है, तो वो इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसका मतलब इजी का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं होता और ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। These are the 20 questions which UPSC has asked. Now 2025 में जीएस पेपर 3 में ब्रेकडाउन कैसे किया गया है हम आपको डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। ब्रेकडाउन का मतलब ये है, शॉकिंग ये है, इस बार डिजास्टर मैनेजमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। डिजास्टर मैनेजमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं इस बार। यहां का जो क्वेश्चन है वो डाल दिया है जीएस पेपर 1 में, वो सुनामी वाला क्वेश्चन था, कैसे होता है ये वो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। सो अगर हम इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की बात करें, सो 7 क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर से। ओके, इकोनॉमी में पर्टिकुलरली डायरेक्ट जो इकोनॉमी का था वो 5 क्वेश्चन आए हैं, 2 फ्रॉम 10 मार्कर एंड 3 फ्रॉम 15 मार्कर। देन एग्रीकल्चर में हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, दोनों 10 मार्कर के आए थे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगेन 2 10 मार्कर, 2 15 मार्कर, तो 50 मार्क्स का हो गया। एंड देन इंटरनल सिक्योरिटी से 2 10 मार्कर, 2 15 मार्कर, तो 50 मार्क्स का हो गया। और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसको क्वेश्चन कम करके वो एनवायरनमेंट में डाल दिया। तो इस बार एनवायरनमेंट से 65 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। 5 अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, 2 10 मार्कर, 3 15 मार्कर, ठीक। तो डीएम का पोर्शन गायब कर दिया। लेकिन व्हेन वी सी लास्ट 6 ईयर का, यानी कि 2024 से लेकर 2018 में अगर हम लोग देखेंगे तो एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट मिला के हर साल 50 नंबर का क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहा है। ओके, 60 मार्क्स का 2021 में आया है, बट दिस ईयर 2025 में कितने मार्क्स का आए हैं? 65 मार्क्स का। तो एनवायरनमेंट की वेटेज को बढ़ा दिया जा रहा है, लुकिंग एट द एनवायरमेंटल सिचुएशन एंड कंडीशन व्हाट द वर्ल्ड इज फेसिंग आउट। नाउ इकोनॉमी व्हेन यू विल सी ओनली 50 मार्क्स एवरेज था, इकोनॉमी में इस बार क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। ओके, अगर मैं बात करूं दोनों का, इकोनॉमी एग्रीकल्चर, सो ऑल टुगेदर ये ज्यादा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी 65 और 20 इज इक्वल टू 85, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो इस बार एग्रीकल्चर में 15 मार्कर नहीं दिया हुआ है और डायरेक्टली मतलब 10 मार्कर के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऑन एन एवरेज जो एग्रीकल्चर का पोर्शन था लगभग 50 मार्क्स का, उसको रिड्यूस किया हुआ है, उसको इकोनॉमी में डाल दिया है। एक क्वेश्चन है जो कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, वो इकोनॉमी एक ही पोर्शन हम कर देखते हैं। सिक्योरिटी एंड एवरेज मेंटेन किया है, ठीक है, 50 मार्क्स का, साइंस एंड टेक 50 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब 1 से लेकर लगभग 20th तक हम लोग सेक्शन वाइज इस पेपर को डिस्कस करते हैं। पीवाईक्यू से मैप करेंगे, करंट अफेयर्स मैप करेंगे और कहां कहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा और बार बार वापस भी आप जा सकते हैं, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी एनालिसिस हम लोग 1 2 4 ऐसे और आने वाले
टाइम में डिटेल एनालिसिस भी लेकर आ रहे हैं. सो बिफोर यू शुड नॉट मिस दीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ओके, सो नंबर 1, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी का कर रहे हैं. इकोनॉमी में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 11, 10 मार्कर का पहला और 15 मार्कर का पहला इकोनॉमी पे क्वेश्चन था. क्वेश्चन बहुत अच्छा था. क्वेश्चन था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर. ओके, एंड देन उसके बाद था इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर. ऑलराइट, सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम ने 6 मई को एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और ठीक उसी दिन एक और रिपोर्ट आई थी, इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. यूपीएससी ने आज से कभी भी इकोनॉमी के सेक्शन में पिछले 11 सालों में कभी भी इंडेक्स ओरिएंटेड जो रिपोर्ट और इंडिसेस है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा है. हाँ, प्री में जरूर पूछा है आपसे इकोनॉमी में, ठीक है, लेकिन मेंस में कभी भी इंडेक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है. हमेशा उन्होंने बॉन्ड, इन्फ्लेशन और ये इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए हुए हैं. बट यहां पे थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे. HDI हमारा इकोनॉमी भी है, सोसाइटी भी इसमें मिला हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड. दूसरे क्वेश्चन मैं इसलिए आपको यहां पर इन दोनों को मिलाया हूं क्योंकि एक्सप्लेन हाउ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स. ओके, ये दोनों फिजिकल हेल्थ इंडेक्स. ओके, अब जिक्र करते हैं ये क्वेश्चन आया कैसे. ठीक है, नंबर 1, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, ये देखिए. सो ये हमारा UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 6 मई को ये आई थी. ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके की, आप सर्च करोगे, गूगल करोगे तो आ जाएगा. अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबल इन द एज ऑफ AI, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, UNDP ने इसको रिलीज किया था. ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये है इनइक्वालिटी, UNDP ने इसको रिलीज किया था, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो सबसे पहले क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, सो डिफरेंस देख लो क्या होता है इसमें. IAHDI, इनमें डिफरेंस देख लो और इनके इंडिकेटर्स देख लो. ठीक है, यूपीएससी के प्री में एक बार शायद पूछा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, और इंडिया तो वैसे ही बहुत पुअरली परफॉर्म करता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू पोर्शन विच लाइक जहाँ पे कुछ अच्छा रेटिंग है, बेकार रेटिंग है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आंसर डिस्कस करने नहीं आए हैं. आंसर के लिए तो आपके पास टाइम है. हम अप्रोच डिस्कस करने आए हैं कि यूपीएससी वो एग्जामिनर माइंडसेट क्या है, कहाँ से पूछ रहा है. ठीक है, आपको पता चल गया. नाउ करंट अफेयर इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिसेस, रिपोर्ट, और वो भी व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन. ठीक है, ये ऐसे एरिया इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो हमारा आया था, ये देखिए, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025. ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये हमारे PIB की न्यूज है. ओके, so this is PIB news, came on April 2nd, 2025. The government of India, they released this notification, Physical Health Index 2025, mapping India state level economic resilience. अब आप सामने देख सकते हैं स्टेट वाइज composite FHI score heat map. ओके, सो नीति आयोग ने ये रिलीज किया था टू अंडरस्टैंड द फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट्स इन इंडिया. मतलब कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है भारत में. तो आप देखोगे सबसे अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं ये स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा ग्रीन है. ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रीन परहैप्स वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये वाले जो स्टेट्स हैं. ठीक है, फिर इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था. कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज GDP, डेमोग्राफी, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ओवरऑल फिजिकल. ओडिशा इंडेक्स लीड द इंडेक्स, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात. ऑलराइट, ये जो फिजिकल है वो कवर कर रहा है 2022 एंड 2023. कमाल की बात ये है कि इसको आप, ये हमारा ओवरलैप करता है किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से. CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सारा का सारा डेटा पब्लिश करते हैं. तो ये दोनों मतलब एक तीर दो निशाने, मतलब ये टॉपिक आप उधर भी मेंशन कर सकते हो, GS2 में इधर भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है, सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं. क्लियर हो गया. सो फिजिकल हेल्थ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है ऐसा लगता है कि GS2 से है. सो इन व्हाट वेज इट वुड इनकरेज द स्टेट्स टू अडॉप्ट प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसीज. ओके, क्या आपको नहीं लगता थोड़ा बहुत हमारा GS2 का जो फिजिकल फेडरलिज्म है वहां वाला क्वेश्चन आ रहा है ना.
तो आप मेंशन कर सकते हो, बट इट हैज टू बी फ्रॉम द, क्योंकि ऑफ कोर्स फाइनेंस की बात हो रही है तो इकोनॉमी है। ओके, तो समझ में आ रहा है। ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे। इन पे बेस्ड अभी तक कोई लार्जली पीवाईक्यू नहीं है। हाँ, ब्रॉड टर्म्स में देखें तो कुछ निकल आएगा, लेकिन डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन आया था जो कि कंटेम्प्रेरी है और ट्रेंडिंग है। क्या ट्रेंडिंग है कि क्या चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के सामने व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म। ठीक है, अब वर्ल्ड जो है वो फ्री ट्रेड से हट रहा है। अभी यूएस का एग्जांपल हम देख रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द मेन एग्जांपल? तो यहां पर हमें कई सारे टर्म्स को डिफाइन करना पड़ता है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ऐसा क्वेश्चन पहली बार यूपीएससी ने इकोनॉमी के सेक्शन से पूछा है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नॉट वेरी वेरी टफ, बट यस, इफ यू हैव नॉट रेड, अंडरस्टूड, नॉट रेड द न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, तो शायद ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी करंट कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चन है, नॉट करंट, बट 3-4 साल से ये चल रहा है। यू नो, मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, बायलैटरलिज्म क्या होता है, फ्री ट्रेड क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट, PLI, डिस्कस द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये पहली बार यूपीएससी ने पूछा है, जो कि हम लोग पढ़ते बहुत टाइम से हैं। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, ताकि हमारा ग्रोथ काफी अच्छा हो। ठीक है, जितना प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर इंसेंटिव देना, ये हम लोग पढ़ते हैं, करंट अफेयर में भी हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन कभी आता नहीं था। इस बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, PLI स्कीम, व्हाट आर द अचीवमेंट्स, इसकी अचीवमेंट, इन व्हाट कैन द फंक्शन एंड आउटकम ऑफ द स्कीम बी अप्रूव। ये क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि एक तो हमारा जो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम था और टेस्ट सीरीज थी, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन साफ साफ लिखा। ये देखिए, मेरे ख्याल से FLT 7 या FLT 3 है ये। तो उसमें देखिए, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ PLI स्कीम ऑन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इट्स पोटेंशियल हब टू मेक इंडियाज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत डायमेंशन में फर्क है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम है। ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूट हो गया या मेंटोर हो गया, एग्जाम को अच्छे से समझते हैं, एग्जैक्टली एकदम सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन निकालते हैं, और मैं अभी आपको प्रूव करूंगा, कई सारे क्वेश्चंस यहां पर हैं। ओके, तो आपको सोर्स पता चल रहा है ना। नंबर 1, अगर बच्चा प्रैक्टिस करेगा ये, तो वैसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये भी PIB की न्यूज आई थी, ये भी PIB की एक न्यूज आई थी, और 25 नवंबर 2024 को, लास्ट ईयर ये न्यूज आई थी, PLI स्कीम शेपिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, 1.4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, 1.4 लाख करोड़ वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये PLI स्कीम जो है ये यहां से आई है। आई होप दिस इज क्लियर। सो current affair is equally important for GS paper 3, specifically when we talk about the economy, agriculture part and the science and tech part. Alright guys, so ये clear हो चुका है कि क्वेश्चन हमारा ये कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, देखो रही बात आंसर की, तो हम अपने प्रोग्राम में ऑलरेडी आंसर्स वगैरह बताते रहते हैं और अप्रोच बताते रहते हैं। अभी ये समझ लीजिए कि कहाँ से पूछा जा रहा है और आपको कहाँ से कवर करना है, कवर कैसे करना है, और मतलब एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, व्हाट आर दिस अचीवमेंट, आपको बताना अब तक नवंबर से लेकर अब तक क्या क्या अचीव किया गया है, और फिर क्या क्या आउटकम रहे हैं, स्कीम को कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां से। अब देखिए, आपके PYQs अब बूस्ट होने लगेंगे, PYQ की रेलेवेंस काफी ज्यादा आने लगेगी। ये कलर देख रहे हो आप, इससे पहले मैंने ब्लैक कलर यूज किया था। ठीक है, ये तो जहां जहां ब्लैक कलर है वहां पे PYQ रेलेवेंस कम है ही नहीं, और जहां जहां ये कलर है ग्रे, वहां वहां PYQ की रेलेवेंस है। अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये इकोनॉमी का, ये बात करता है एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। सो दिस इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया, कैसे फार्मर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप को हम भाई उगाएंगे। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी ऑलरेडी हमने अपने FLTs में क्वेश्चंस लिए हुए थे। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ PDS इन एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। फिर उसके बाद हमने किया हाउ डज MSP मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मर वेलफेयर। फिर 18 में एनालाइज द रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर।
अगर ये बच्चा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, आंसर लिखेगा, तो ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया हुआ है वो भी इजीली वो लिख सकता है, क्योंकि उसके फ्रेमवर्क तैयार हो जाएंगे, वैल्यू एडिशन तैयार हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन। नाउ सो 2017 एंड 2023 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको सटीक एग्जांपल दे रहा हूं, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड वॉच। 2017 में क्या क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पूछ रहा है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फार्मर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाएं। यहां पे क्या पूछ रहा है कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न। मतलब कि जैसे जैसे कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रही है इंडिया में। अब आप बताइए क्या है और मार्केटिंग कंडीशन क्या है। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट डायमेंशन में है, बट क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात हो रही है। ऑलराइट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से हैं, चेंज इन कंजम्पशन क्या हो रहा है, मार्केटिंग का इंपैक्ट क्या हो रहा है। सेम ये ही आपका हाफ ऑफ द आंसर यहां पर भी है, वो क्या क्या फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी क्रॉप में पैसे कम लग रहे हैं, जहां पर वाटर रिटेंशन उसका कम है, ठीक है, वेदर साथ दे रहा है, ये सारे फैक्टर हो सकते हैं। हाई वैल्यू क्रॉप क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि कहीं फ्रूट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे मिलेट्स काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं, और एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का, तो हाई वैल्यू क्रॉप हो सकते हैं वैसे। ठीक है, तो फैक्टर्स काफ़ी सारे, आपका इकोलॉजिकल फैक्टर है, एग्रीकल्चरल फैक्टर है, वेदर पैटर्न है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सो इफ यू विल राइट दीज काइंड ऑफ पीवाईक्यूज, देख रहे हो आप, इसी के लाइन एंड लेंथ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है इन 2025। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इलैबोरेट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी इन इंडिया। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए साफ साफ ये क्वेश्चन लिखा हुआ 18 जो हमने टेस्ट में दिया था हमारा, कि एनालाइज द रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एनहांसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस इंडियाज एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 टॉक्स अबाउट स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटी इन इंडिया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अगर बच्चा लिख रहा है और बच्चों ने लिखा है और उन्होंने मैसेज भी किया है कि भैया मतलब ठीक था, लिख लिए हैं, क्लैरिटी है इस चीज की, राइट। सो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, you have to make understand about the future perspective, the importance of supply chain agriculture commodity के लिए कितनी बूस्ट कर सकती है फार्मर्स की इनकम को और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा लिमिट कर सकती है, चैलेंजेस जो पुराने थे वो कम कर सकती है। ओके, इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2020 में, 2022 में। ओके, कैसे क्वेश्चन है आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। 2020 में दे आस्क्ड अबाउट द सप्लाई चेन चैलेंजेस। यहां पर पूछा था, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, स्कोप और सिग्निफिकेंस बतानी है आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन देखते हैं 2022 में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द मेन बॉटलनेक इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ओके, आई एम श्योर इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू विल गो एंड रिसर्च अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज इट केम इन यूपीएससी। यू विल राइट द पीवाईक्यू, यू विल राइट द वैल्यू एडिशन, इतना करेंगे हम। फिर हम ये भी लिखेंगे 2020 वाला कि व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट इन ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, इट आल्सो टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर, इट आल्सो टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर, इट आल्सो टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर। यस, द डायमेंशन इज थोड़ा सा अलग है, स्कोप और सिग्निफिकेंस पूछ रहा है यहाँ पे इन लोगों ने पूछ दिया था मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉटलनेक पूछ रहा था, बॉटलनेक मतलब कि क्या चैलेंजेस हैं एक तरीके से। फिर यहाँ पे मेन कॉन्स्ट्रेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहां पर भी तो ये कंटेंट जा सकता है ना, क्यों एग्रीकल्चर कमोडिटीज में स्कोप एंड सिग्निफिकेंस में क्या ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा, क्या मार्केटिंग नहीं आएगी। ऑलराइट, बॉटलनेक चैलेंजेस भी तो हम आ सकता है ना, क्योंकि यहां पर इलैबोरेट करने के लिए आपको बोला है। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर। 2 times ऑन दिस थीम यूपीएससी हैज आस्क्ड। ओके, नाउ द कम्स नेक्स्ट अगेन लास्ट इन द इकोनॉमी सेक्शन, आई बिलीव, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, elaborate the measures taken by the government in the food processing industry, generate employment opportunity। ये इकलौता क्वेश्चन है, मैंने पूरे साल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एक बार नहीं रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आई विल शो यू हाउ। सी, ये मैंने कई बार पढ़ाया भी है, आज से ठीक 1 साल पहले, 1 साल यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 year बिफोर, जस्ट 1 year बिफोर
आई वॉज टीचिंग दिस थिंग ऑन यूट्यूब, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया एंड चैलेंजेस एंड स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फिर मैंने मेंस से पहले, जब मेंस का एग्जाम था उससे लगभग 2 महीने पहले मैंने फिर से पढ़ाया था कि हमारा जो PYQ अस्त्रा है उसमें लेवल 4 में डिटेल में हमने बात की थी इसके लिए। ये देखिए, अगर आप जूम करोगे आपको पता चल जाएगा। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन काफी टाइम पे। ठीक है, ये देखिए 2019, 2020, 2022 कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, देन चैलेंजेस इन इनकम ऑगमेंटेशन एंड देन इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन आप देख लीजिए जो इस साल आया है, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और यहां क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इन 2022। हु बहु सेम क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट इट। जिसने भी ये मेंस का एग्जाम दिया है, अगर उसने PYQ की होगी, ये क्वेश्चन उसके लिए इजी होगा, मक्खन होगा। ऑलराइट, देन इन 2020 what are the challenges and opportunities of food processing sector in the country, how can the income of the farmer be increased। उसके बाद फिर यही है, elaborate on the policy taken by the government to meet the challenges of the food processing sector। क्लियर? ठीक है, ये आया है, इस साल भी आया है। ओके, देखिए आपके पास, देखिए आपको तैयारी बहुत स्ट्रक्चर्ड करनी होती है, वक्त कम है, पढ़ना बहुत है, लेकिन हमें लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है, एकदम आपका आंसर भी लिख लोगे और पकड़ भी लोगे। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 129 डेज बचे हुए हैं, 128, 129 डेज बचे हुए हैं फॉर दिसंबर। उसके बाद प्री चालू हो जाएगा अपना, ठीक है, प्री की प्रिपरेशन। और अगर आप ऑन एन एवरेज 8 आवर्स पढ़ रहे हो तो ऑलमोस्ट 1032 आवर्स आपके पास निकलेंगे। आप ज्यादा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर ये कवर कर सकते हैं सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। ठीक है, फेज 1 फेज 2 में हम ये सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं 1032 आवर्स। नाउ व्हाट आई वांट कि आई ओनली नीड 100 आवर्स, सिर्फ 100 आवर्स चाहिए इसमें से, और आप रखिए अपने पास 9032 आवर्स। आप अपने पास 9032 आवर्स रखिए, 932 आवर्स, ठीक है, and give me 100 hours, I will make you that 100 hours more productive than anything else. How? By this. The mains guidance program is the final batch which is going to start from 26th of this month, और वो भी हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 26th ऑफ दिस मंथ ये लास्ट है। इसके बाद आपको, मैं तो क्या, कोई भी मेंस के लिए रेडी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये लास्ट बैच है। उसके बाद आप 5 महीने आप जनवरी तक ही पढ़ पाओगे, उसके बाद आप प्री के लिए पढ़ोगे। ठीक है, सो ये लास्ट बैच है, और हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है 26 ऑफ अगस्त से। यहां पर PYQ बेस्ड लेक्चर है, यहां पर कोर्स का लेक्चर नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जो एक बार प्री दे चुके हैं या मेंस दे चुके हैं। अगर वो बहुत बिगिनर हैं और बेसिक पढ़ चुके हैं तो भी वो आ सकते हैं। ओके, इकोनॉमी, सो हम लोग पूरे सितंबर में हिस्ट्री और इकोनॉमी के PYQ बेस्ड लेक्चर के साथ हम लोग एनालिसिस, आंसर राइटिंग और नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, उसके बाद हम अक्टूबर में एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक एंड देन सिक्योरिटी, छोटा छोटा जो सब्जेक्ट है वो सारे हम अक्टूबर में फिनिश करेंगे। देन सोसाइटी, जस्टिस, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड एथिक्स लास्ट में हम लोग फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 40 लेक्चर्स में 40 एक आध एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग सकती हैं, 100 आवर्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओनली 40 लेक्चर्स, 100 आवर्स। द प्रोग्राम इज वैलिड फॉर द 6 मंथ्स। उसके बाद प्री आ जाएगा, फिर जब आप प्री निकाल लेंगे तो ये प्रोग्राम रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये है वो प्रोग्राम। जब आप हमारे वेबसाइट पर जाओगे या मोबाइल ऐप पर जाओगे तो ये आपको दिखेगा, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम 2026। आप वहां जाके एनरोल कर सकते हो। कल से क्लासेस ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगी, मोबाइल ऐप में होंगी, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा और नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए और वीडियो को और आगे देखिएगा। ओके, और इन केस इफ यू वांटेड टू गो फॉर प्री तो आप ये भी कर सकते हो, यानी कि MAGP इज फॉर मेंस एंड प्री, MGP फॉर ओनली मेंस। ये पूरा प्री तक है, यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर तक है। इसमें प्री की भी पार्ट इंक्लूड होगा, जैसे हम जनवरी हिट करेंगे तो ये आपके ऊपर है, दोनों में से किस प्रोग्राम में आप एनरोल करना चाहते हो। एंड ये दोनों ऐसे दिखेंगे हमारे मोबाइल ऐप पे, वेबसाइट पे। ऑलराइट गाइज, और इसके साथ ये पूरा का पूरा 12 साल का PYQ का थीमेटिक एनालिसिस फ्री है, जो कि अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
और सारे सब्जेक्ट वाइज है, पूरे सब्जेक्ट के फ्री होंगे, यानी कि GS 1 2 3 4 एसए एथिक्स सब कुछ इसमें मिलेगा। ऑल द 12 साल का PYQ एनालिसिस है इसमें गाइस, ठीक है। चलो साइंस एंड टेक देख लेते हैं फटाफट। साइंस एंड टेक में ये जो पोर्शन आया था दैट वाज नॉट पर्टिकुलरली PYQ बट इट वाज अ PYQ। कैसे? क्योंकि जब भी हम साइंस पढ़ते हैं हम जरूर फिशन, फ्यूजन और फिशर रिएक्शन इनके बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी ने डायरेक्टली अब पूछ दिया है, वो भी इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। एंड यू नो व्हाट, दिस इज करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, ओके। यस इट इज अ थीम इन यूपीएससी, लेकिन दिस इज अ करंट अफेयर एज वेल। अब क्या है ये देख लेते हैं। ये न्यूज थी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे, तो वहां पर ये टाइज करके आए थे, जहां पर यह हुआ कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन प्रोजेक्ट रीचेस कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन विद इंडियाज हेल्प। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसमें लगभग 11 कंट्रीज हैं, 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें चाइना भी है, यूएस भी है, फ्रांस भी है, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग। सो ये न्यूज यहां से आई है, ये न्यूज 1 मई 2025 की है, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, यानी प्री जब आप क्रैक कर लेते हैं, प्री जब आप एग्जाम दे देते हो, तो फिर मई के बाद से बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर हैं जिसपे मेंस के क्वेश्चन आए हैं। तो मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने की जो करंट अफेयर्स हैं उनको मेंस ओरिएंटेड हमें पढ़ना ही पढ़ना है 100%, क्योंकि एग्जामिनर उसी के बाद फिर पेपर क्रिएट करते हैं प्री के बाद, ठीक है। तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन पीवाईक्यू का रेलेवेंस क्या है यहां पे? ऑलरेडी यूपीएससी ने 2017 में, 2018 में क्वेश्चंस पूछ रखा था, बट नॉट विद दिस। पूछ रखा था कैसे कि न्यूक्लियर साइंस, उसका ग्रोथ क्या है इंडिया में, और फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, जो कि शायद कर्नाटका में इसका प्लांट लगा हुआ है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, ठीक है। सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाज आल्सो इन द न्यूज इन 2017, दैट्स व्हाई दे आस्क्ड, ओके। तो एडवांटेज क्या होगा इस रिएक्टर का प्रोग्राम इंडिया में, ये पूछा गया था। फिर क्लीन एनर्जी का प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा न्यूक्लियर एनर्जी का, तो उन्होंने पूछा है कि विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप ऑन एक्सटेंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, डिस्कस द फैक्ट एंड इतना। तो ये थीम है, मतलब कि हम तो जरूर पढ़ेंगे ना, और हम पढ़ाएंगे भी कि बेटा तुम न्यूक्लियर थीम जरूर पढ़ के जाना, न्यूक्लियर एनर्जी जरूर पढ़ के जाना, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर पढ़ के जाना, और जब करंट अफेयर आएगा तो हम पढ़ाएंगे। और आ गया क्वेश्चन, आ गया, ओके। सो अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज 10 मार्कर अगेन। अब हम लोग आगे आते हैं। ये देखिए, हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी, और हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी प्ले रोल इन दिस एंडेवर, ठीक है। सो हाउ कैन इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी? व्हाट आर क्लीन टेक्नोलॉजी? जो कि हजार्डस ना हो, जो कि पोल्यूटेड ना करें, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो। तो वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के मदद से कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? तो ये देखिए, ये इंडिया कैन अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047 यूएस की स्टडी। ये आज की न्यूज नहीं है, ये 2022-23 का ही इकोनॉमिक सर्वे में आया हुआ था, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ये लगभग 15 मार्च 2023 की न्यूज है, और ये बताया जा रहा है पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत, जो कि रिलीज किया गया था इकोनॉमिक सर्वे के टाइम पे 2023 में, जहां से ये डॉक्यूमेंट निकल कर आता है एनर्जी, इंडियाज एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047, ठीक है। तो पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत, आप ये कोट कर सकते हो। सो दिस इज द न्यूज, एंड यहां से ये लोग आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक यूएस की स्टडी में भी आया था कि द इंडिया टाइटल्ड पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत ऑल्सो नोट इंडियाज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 ट्रिलियन इन द कमिंग डेकेड, ठीक है। तो ये मार्च 20 की न्यूज है, ठीक है गाइज। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक। और बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चीज है वो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। बायोटेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, राइट। और देखोगे आप 2017 से लेकर 2021 तक a lot of question they have asked, of course बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आप देख सकते हैं कि अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी एंड सोशल अपलिफ्टमेंट,
व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, अचीवमेंट हेल्प टू अपलिफ्ट पुअर सेक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज हेल्पिंग, ये भी क्वेश्चन आया था, अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाउ बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी है, अप्लाइड है, फार्मर, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, कहां कहां पे आ सकता है, तो दीज आर द थीम। और जो इस थीम को पढ़ेगा तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी आ ही गया। ओके, हाउ नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू अपलिफ्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। अब आप देखिए यहां पे बायोटेक्नोलॉजी को पूछा था 2021 में कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी विल अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यहां पर पूछ दिया हाउ नैनो टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। ओके, सो अगर मेरे जैसा मेंटोर रहेगा या फिर कोई भी एक अच्छा मेंटोर रहेगा, वो बताएगा ना कि लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग ऐसे पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लियर है? सो और देख लेते हैं आगे। सो नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आए हुए हैं इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल 2016 में दे आस्क्ड अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी एंड द एप्लीकेशन, मतलब कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द की टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी, डिस्क्राइब करिए क्या होता है, स्कोप और एप्लीकेशन क्या है डेवलपमेंट का हमारे कंट्री में, कहाँ अप्लाई किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी को, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 2020 में पूछ दिया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर। ध्यान दीजिएगा 2020 में दे आस्क्ड एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, यहां पे क्या पूछा है इन 2025 एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एज वेल एज फार्मर्स पे क्या इंपैक्ट रहेगा, हेल्थ, फार्मर, क्या पता आगे चल के और कोई नया सेक्टर आ जाए। कैसे आएगा नया सेक्टर, कौन बताएगा, हम बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्लियर हो गया मामला, आई होप दैट इज सॉर्टेड, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का हमने ऑलरेडी पूछा हुआ था अपने टेस्ट में, क्या था, एग्जामिन द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन विद सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, ऑलराइट। और आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा एफएलटी है, एमजीपी का मार्गदर्शन गाइडेंस प्रोग्राम, सेक्शन 7 था इसका। ये न्यूज में भी था वैसे तो, अगर आप देखोगे 10 दिसंबर 2024, देन 2024 अक्टूबर में ये न्यूज में था। जैसे हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या कहा था, नैनो यूरिया रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर सेक्टर स्लैशिंग केमिकल फर्टिलाइजर यूज, तो नैनो यूरिया बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशन इतना 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 एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ऑल। तो आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं यहाँ पे। सो ये है, ओके। सेमीकंडक्टर, पहली बार सेमीकंडक्टर पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कभी नहीं पूछा था, कभी भी नहीं पूछा था सेमीकंडक्टर पे, इस बार पहली बार पूछा है। और जो क्वेश्चन पूछा भी है वो नया नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, यानी कि कंटेम्प्रेरी इशू है, लेकिन ये सनराइज सेक्टर है हमारा गाइस। दिस इज आवर सनराइज सेक्टर, जहां पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमारी जीडीपी को, हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स को काफी बूस्ट कर सकता है और इनफैक्ट हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सकता है। ये सनराइज सेक्टर है। व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मेंशन सेलिएंट फीचर्स। अब आप देखिए ध्यान से, ये सेलिएंट फीचर्स हमने ऑलरेडी पहली बात तो अपने टेस्ट में ये बोला हुआ है। यू विल सी हियर वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लीकेशन ऑफ 2025 नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। कहां से, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मिशन अप्रूवल। ये जो क्वेश्चन आया है ये वाला, ये सेमीकंडक्टर मिशन के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे, अभी दिखाते हैं। फिर ये देखिए यहां पर भी हमने डिस्कस किया अबाउट द अवेयरनेस, ओके। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। ये है नेशनल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मिशन। अब आप देखिए 21 दिसंबर 2022 पीआईबी के न्यूज है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये हैं उसके की फीचर्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है मेंशन दी सेलिएंट फीचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये सेमीकंडक्टर के न्यूज हैं और ये फीचर्स हैं उसके सारे, ठीक है। सेटअप टू इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, इतना इतना एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है ताकि इकोसिस्टम को मैन्युफैक्चर बूस्ट कर सकें, डिजाइन को, स्मूथ इंप्लीमेंटेशन को, ये सब कर सकें। गॉट इट, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज।
फॉर द फर्स्ट टाइम यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन मेंस, बट क्या पहली बार पूछा है? नहीं, प्री में पूछा है। प्री में फेवरेट एरिया है कार्बन कैप्चर, और कई बार पूछा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये प्री का क्वेश्चन है कार्बन कैप्चर पे, ठीक है, ध्यान से देखो, जूम कर लेना। 2023 में दे आस्क्ड अबाउट कि आप ये बताइए इन तीनों में से हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, रीड अबाउट इट। उसके बाद 2021 में दे आस्क्ड दैट व्हाट इज ब्लू कार्बन, सो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम आर द ब्लू कार्बन। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। नाउ दिस टाइम दे आस्क्ड इन मेंस 2025, ठीक है, आगे आते हैं। ये पूछा था आपसे, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सीसीयूएस इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक, क्या है क्या नहीं है, कंटेंट तो हम पढ़ेंगे यार, क्वेश्चन देखो कहां से पूछा जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पे फोकस करिए आप, ठीक है। सो और वैसे तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं कार्बन से रिलेटेड, बिकॉज हमारा तो भाई हमें नेट जीरो करना है ना 2017 तक, और कार्बन को तो रिड्यूस करना है ना, मतलब जहां पे भी पोल्यूशन में या फिर इंडस्ट्री से, उसको तो ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कार्बन क्रेडिट एंड ग्रोथ इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कार्बन एमिशन रिडक्शन in 2023 and 2014 they asked question related to the usage of carbon, less usage of carbon, और ये कार्बन क्रेडिट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पे आया हुआ है, ठीक है। नाउ सी वाटर इंट्रूजन इज अ कोस्टल एक्वीफायर, ये क्वेश्चन ऐसा भले ही पीवाईक्यू में नहीं आया है, लेकिन ये जो थीम है, जो आइडिया है, वो बहुत पुराना है, ठीक है। क्या है? Sea water intrusion in the coastal aquifer is a major concern in India. What are the causes of sea water intrusion and remedial measure to combat the hazard? Okay. Coastal aquifers क्या होता है? कुआं देखा है, कुएं से पानी निकाला है, वो एकदम फ्रेश वाटर आता है। ये कोस्टल एक्वीफायर्स वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर आते हैं। यानी कि कुआं को पानी कहां से मिलता है? कोस्टल एक्वीफायर से। तो जितने भी आपके, कहां गए भाई, जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज में एक्वीफायर्स होंगे, ठीक है, हम तो पानी कुएं से निकालते हैं, कुआं को पानी कौन देता है? एक्वीफायर देता है, ठीक है, इतना आप समझिए। वहां पर अंडरग्राउंड वाटर सबसे फ्रेश होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यार ये जो सी वाटर इंट्रूजन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से इन दी कोस्टल क्या मेजर कंसर्न हो सकता है इंडिया में, क्या कॉजेज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन एंड रेमेडियल मेजर क्या क्या हो सकते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर का राइज होना, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होना, ये सब बड़े सारे रीजन हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन क्या हुआ है 2019 में, 2022 में दे आस्क्ड इम्पैक्ट ऑफ कोस्टल सैंड माइनिंग एंड कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल इरोजन। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है, ये कोस्टल इरोजन पर है, ठीक है। और ये क्या पूछ रहा है, वो कोस्टल एक्वीफायर, ये भी क्वेश्चन कोस्टल इरोजन पर ही है। कोस्टल इरोड होंगे तो सी वाटर इंट्रूड करेगा, तो कोस्टल एक्वीफायर पर ग्राउंड वाटर का इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब कि ग्राउंड वाटर और कम होता जाएगा, ठीक है। सेम है, फर्क ये है, ये वाला जो क्वेश्चन था वो डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक फॉर कॉम्बैटिंग द हजार्ड। यहां पे क्या पूछा है? यहां पूछा है रेमेडियल मेजर टू कॉम्बैट दिस हजार्ड, ठीक है। आप कह सकते हो कि चलो भाई डीएम का क्वेश्चन है, बट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ठीक है। डायरेक्टली कोई आपको डीएम का क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहां पे, ठीक है। ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट का, हो गया, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं दो और क्वेश्चन पे। देखो हमने अभी क्या बताया था, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के ऊपर बात हुई थी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के ऊपर बात हुई थी। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा जो आया था, क्वेश्चन नंबर 13, इट टॉक्स अबाउट द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, okay. Ground water depletion, examine the factor responsible for the ground water, what are the steps taken by the government to mitigate such, इतना, ठीक है। तो अभी तक तो वैसे ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर पे, ग्राउंड वाटर पे कभी पूछा नहीं यूपीएससी ने, फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर आस्किंग। हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत टाइम से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी, एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं, लेकिन अब, और जिस बच्चे ने छोड़ दिया होगा वो तो बड़ा मतलब पछता रहा होगा, लेकिन जिसने पकड़ा होगा टॉपिक को वो मजे में होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था
write a review on India's climate commitment under Paris Agreement 2015, then mention they strengthened in COP26 in 2021, and then how has the NDC contribution dependent. 3 अलग अलग पार्ट हैं इसके और तीनों को एड्रेस करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉप जो है वो ऑलरेडी आया है कि नहीं आया है। 2021 में 2 बार इसका रेपिटेशन देखा गया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, ओके। एक बार पूछा गया था कॉप 26 का आउटकम और इंडिया की क्या कमिटमेंट है, फिर पूछा गया था ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फॉर्म में यहां से पूछा गया था, ठीक है। तो ऑल्दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो हमने पढ़ा ही है। और यार जब मोदी जी जाते थे प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो हमने कॉप एक इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता ही रहता था, राइट। 4-5 चीजें तो हमने पढ़ी थी उसमें से, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है हमारे, मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग, व्हाई इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल हैजार्ड, एक्सप्लेन द रेमेडियल मेजर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल हैजार्ड टू द माइनिंग। सो बेसिकली यहाँ पे माइनिंग की बात हो रही है, ठीक है। मिनरल रिसोर्स आर फंडामेंटल टू कंट्रीज, मतलब कि जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हमारे कंट्री में वो इकोनॉमी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, तो क्या इसका एनवायरमेंटल हैजार्ड है। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट का, मतलब ये हमने दिखा हुआ था, आया था, ठीक है। मैं इसको फिर भी एनवायरमेंट में लूंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, इनडायरेक्टली आप कह दो तो ठीक है, बट दिस इज नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे हमने कहा था ना यहाँ पे माइनिंग रिसोर्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ था, कोस्टल इरोजन, ठीक है, कॉम्बैट कैसे कर सकता है इसको, ये आया हुआ था। फिर इम्पैक्ट ऑफ कोस्टल एंड सैंड माइनिंग 2019 में, ये कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल इनलीगल, बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग ऑन इंडियाज कोस्ट, ठीक है। तो यहां पर भी ये पूछ रहे हैं कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए एनवायरमेंटल हजार्ड, क्योंकि हम माइनिंग को वो कर रहे हैं, एंड एक्सप्लेन द रेमेडियल मेजर क्या हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑन दी PYQ लाइन। अब आते हैं हम लोग सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे पहला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में वो आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हाउ आर पीपल अफेक्टेड, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट इट ना। और ये अगेन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आया था कि लेफ्ट विंग विल बी एलिमिनेटेड बाय 2026, तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हम कैसे फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो यहीं से ये क्वेश्चन बनकर आता है, तो ये न्यूज ओरिएंटेड भी बन चुका है, यानी कि आप देखेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बिफोर मार्च 2026, और ये हमारी न्यूज है PIB की, ठीक है, वहां से निकाली गई है, ओके। सो ये एक तो PYQ का, मतलब एक तो UPSC का थीम भी है और करंट अफेयर भी है, मैच कर गया, पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन 2015 में, 2018 में, 2020 में, every time they asked about the left wing extremism। 2015 में डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, 2018 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोच टू काउंटर दीज चैलेंजेस पोस्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फिर 2020 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड काउंटर स्ट्रेटजीज पूछा गया था। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ LWE in eastern part of India, what strategy should the government of India and the civil security they should follow in the affected areas। 2020 में है था, एकदम PYQ के बेस पे था, आएगा गाइस। 20 में से 14 क्वेश्चन वाज ऑन दी लाइन एंड लेंथ ऑफ द PYQs, ठीक है। हाँ, 6 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल नए थे और वो नई थीम सेट करेंगे, ओके। ये समझ में आ गया आपको। इस पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था हमारे टेस्ट सीरीज में। ये क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, व्हाट आर द स्टेप्स। फिर उसके बाद टेररिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है और हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है, हमने टेस्ट सीरीज में पूछा था हमने ऑलरेडी। अब ये क्वेश्चन देखिए, टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कॉर्ज, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, इलैबोरेट, कंटेम्पररी एग्जांपल, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स। टेररिज्म इज द फेवरेट थीम ऑफ UPSC। इतनी बार क्वेश्चन पूछा है ना, इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी पूछा है, और पूछेगा क्यों नहीं, सिलेबस में ही है। देख लो 2016 से लेकर 2024 तक हर साल 16, 17, 18, फिर 21, 22, 23, 24 एवरी टाइम कभी पूछा है नार्को टेररिज्म, कभी टेरर फाइनेंसिंग, कभी टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कभी टेररिज्म का कॉज, लिंक
काउंटर मेजर क्या है, कभी ड्रग ट्रैफिकिंग, कभी काउंटर टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। देखो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2017 का रिपीट हुआ 2023 में, और इस बार भी ये टॉपिक रिपीट हो रहा है। ऑलराइट, सो थोड़ा सा मिल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, क्लैरिटी लग रही है कि अब हो सकता है अगर हम सही डायरेक्शन में पढ़ें तो कोई समझाएगा तो, क्लियर कराएगा तो, ठीक है। इतने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, सोच लो तो हार्ड है, ना सोचो तो फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं। और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और है, ठीक है। आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मैप वेरियस पीस अकॉर्ड एंड अग्रीमेंट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट। 15 मार्कर का है, एंड यू विल सी 2019 में, 2017 में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे क्वेश्चंस पूछा आ गया है। देखो 2019 में क्या पूछा है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट इज ओनली वन सेवरल सिक्योरिटी चैलेंज फेसिंग दी पोलिसिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एग्जामिन करिए क्या चैलेंजेस हैं अक्रॉस इंडिया म्यांमार बॉर्डर। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन 2017 में इंडिया हैज बीन infested the insurgency very long, analyze the major reason of survival। ठीक है, क्या है इसका आंसर, नोट्स कैसे बनेंगे, ये सब छोड़ दीजिए। अभी देखिए कि आप अगर ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो ये एग्जाम कभी भी नहीं क्लियर होगा। हम कुछ भी पढ़ेंगे तो ये एग्जाम नहीं क्लियर होगा, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिस तरीके से पूछा जाता है। आपकी नॉलेज पर कोई संदेह नहीं है, आप भाई बहुत अच्छे हो और बहुत स्किल्ड हो, लेकिन दिस एग्जाम रिक्वायर्स डिफरेंट थिंग। And anybody who is saying this paper is really tough, I'm sorry, they don't know the paper। ठीक है, yes there are question, but कुछ तो अप्लाइड हो सकता है ना, ठीक है। सो ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई इज मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड। ओके, डिस्कस मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। मैरीटाइम पे ऑलरेडी पूछा गया है, 14 में 22 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरीटाइम सिक्योरिटी पे, जैसे कि व्हाट आर द मेरीटाइम 2022 में, व्हाट आर द मेरीटाइम चैलेंज सिक्योरिटी चैलेंज इन इंडिया, डिस्कस द ऑर्गेनाइज्ड टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव। यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट आर द मेरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया, डिस्कस द मेरीटाइम कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट, डायमेंशन बस थोड़ा सा अलग है। उसके बाद ये पूछा है कि अरेबियन सी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इंपैक्ट डज द इंडिया हैव ऑन मेरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न। ये क्यों पूछा है, क्योंकि रिसेंटली अभी काफी सारे वो आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, और ये मैंने अपने क्लास में पढ़ाया भी था करंट अफेयर के, ठीक है। ये हमारी मोबाइल ऐप है, वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्सेस करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये, सो मैरीटाइम सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर यूपीएससी मेंस PYQ का, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, और ये हमने पढ़ाया है इंडियन पोर्ट एक्ट 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, Carriage of Goods Sea Act 2025, Bills of Lading 2025। These are the things which you have to write, ताकि आप जो है यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं कि यस कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो एड्रेस हो चुके हैं और देखा जा रहा है इनको। सो गाइज, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये है GS पेपर 3 की डिटेल एनालिसिस। आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जो मेंस दे रहे हैं, क्लैरिटी मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि भाई कुछ भी आप ही जा देते पेपर लिखने, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम पहले से प्रिपेयर होके जाएंगे अच्छे से, तो ये तो क्या, ऐसे भी टफ पेपर हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आपका मन खराब है, अगर आपका मन दुखी है, कंफ्यूज्ड है, पढ़े नहीं हैं, तो फिर आसान से आसान पेपर भी लग सकता है। आई अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या लगता है, लेकिन अगर हमने मन को, एग्जाम तो 3 घंटे का होता है, मन को 5 मिनट के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आपकी जीत होगी। आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट के लिए कमेंट कर दीजिए किस वीडियो के ऊपर हम ये एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।